दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है उन्ना प्रथम। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का टेस्ट निकला हुआ है और उसी सिलसिले में हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लेके आए हैं दिल्ली पुलिस के लिए पार्ट 3, क्लियर, जहां पे हम क्वेश्चंस डालेंगे और उसकी एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। लेकिन जब तक आंसर आए तो उससे पहले आप खुद ट्राई कीजिए और चेक कीजिए कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। इसके लिए आपको 10 सेकंड्स का समय दिया जाता है, ठीक है। तो खुद से ट्राई कीजिए और फिर जब आंसर आएगा तो खुद से क्रॉस चेक कीजिए कि क्या आपका आंसर सही है या गलत। इससे आपको एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और मेहनत करने की जरूरत है, क्लियर। और आपके जितने भी प्रश्न ठीक होते हैं तो उसको आंसर की जो मैसेज बॉक्स है उसमें जरूर मेंशन कीजिए, क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और चेक कीजिए कि आप कहां स्टैंड करते हैं, आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और मेहनत करने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। जस्ट होल्ड इट। ये है आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार या सांझ का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति यानी जुपिटर। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। चेक करते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर है। अब ये क्यों है? क्योंकि दोस्तों शुक्र ग्रह जो है सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है, ठीक है। सूर्य उदय होने से पहले ये हमें दिखाई देता है और सूर्य डूबने के बाद भी, सूर्यास्त के बाद भी ये हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, क्लियर। तो इसीलिए इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहा जाता है। यहां से दोस्तों एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन निकलता है कि कौन से ग्रह को पृथ्वी की बहन, सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है? दोस्तों क्योंकि शुक्र की जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम साइज और अगर हम मटेरियल की बात करें तो वो बिल्कुल अर्थ की तरह है, इसीलिए यहां पे इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्लियर। अब यहां से एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन निकलता है कि कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है? तो दोस्तों हालांकि मरकरी जो है, मरकरी सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है, लेकिन मरकरी जो है वो सबसे ज्यादा गर्म नहीं है, क्लियर। सबसे ज्यादा गर्म जो है वो है शुक्र, क्लियर। वीनस जो है ये सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है, क्लियर। अब यहां पे मैं आपके लिए एक पहला प्रश्न छोड़े जा रहा हूं कि मरकरी जो है, मरकरी वो सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है लेकिन वो गर्म नहीं है, क्यों? हालांकि वो सूर्य के नजदीक होने के कारण सबसे ज्यादा गर्म उसको होना चाहिए था, लेकिन मरकरी जो है वो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह नहीं है। तो प्रश्न ये है कि मरकरी क्यों नहीं है, क्लियर। आई होप आपका पहला प्रश्न ठीक हुआ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, पार्डनिंग पावर का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? पहली ऑप्शन है आर्टिकल 70,
ऑप्शन बी है आर्टिकल 71, तीसरी ऑप्शन है आर्टिकल 72 और चौथी ऑप्शन है आर्टिकल 73। आपका समय समाप्त होता है, क्रॉस चेक कीजिए। तो दोस्तों राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 हमारे संविधान का जो आर्टिकल 72 है वो राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वो किसी को भी क्षमादान दे सकते हैं, किसी की सजा को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों चीजों पे अप्लाई होगा। अगर किसी का कोर्ट मार्शल हुआ है सैन्य न्यायालय में, यानी कोर्ट मार्शल हुआ है, या संघ की किसी अदालत ने या ट्रिब्यूनल ने किसी को सजा दी है, तो राष्ट्रपति को हमारे संविधान का आर्टिकल 72 जो है ये शक्ति देता है कि उसकी सजा को कम कर सकता है, उसकी सजा को माफ भी कर सकता है, इंक्लूडिंग फांसी। अगर किसी को फांसी की सजा भी दी है यानी मृत्यु दंड की सजा दी है तो उसको भी वो कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? पहली ऑप्शन रायचूर का युद्ध, दूसरा ऑप्शन हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन सी है तालीकोटा का युद्ध और ऑप्शन डी है आरकोट का युद्ध। आपका समय समाप्त होता है, क्रॉस चेक कीजिए। दोस्तों ये है ऑप्शन सी, तालीकोटा का युद्ध। दोस्तों तालीकोटा का युद्ध, इसे राक्षस तंगड़ी युद्ध भी कहा जाता है। ये 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया था। इस युद्ध में बहमनी सल्तनत, जिसमें बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर की सेनाएं थी, ठीक है, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, और इस तरह से ये जो साउथ इंडिया का एक महान राज्य था उसका अंत हो गया था। अब दोस्तों ये हमें जानना जरूरी है कि अगर हम विजयनगर एम्पायर की बात कर रहे हैं और अगर हम बहमनी सल्तनत की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों एक दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक सनकी राजा माने जाते हैं जिनका नाम मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं वो अपनी राजधानी को साउथ में ले गए थे। तो यहां पे मेरा प्रश्न ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने साउथ में किस जगह को अपनी राजधानी बनाया था? क्लियर? फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने यह डिसाइड किया कि राजधानी दोबारा से दिल्ली लेके जाएंगे। तो जब वो दिल्ली लेके गए तो दक्षिण भारत के दो जो रियासतें थी, विजयनगर और बहमनी सल्तनत, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। क्लियर है? तो इन दो जो सल्तनत थी, विजयनगर और बहमनी, इनका जो उदय हुआ था वो मोहम्मद बिन तुगलक के कारण हुआ था और ये दोनों सल्तनतें आपस में लड़ते लड़ते ही बर्बाद हुई। क्लियर? तो आपको ये याद रखना है, तालीकोटा का युद्ध जो है इसे राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है और ये लड़ा गया था 1565 में, हालांकि डेट नहीं पूछी जाती। क्लियर? एक क्वेश्चन यहां से आता है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन हुआ? तो ये भी प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं। क्लियर? तो चलिए यहां से आपके लिए दो प्रश्न छोड़ दिए हैं मैंने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, हिंट दे देता हूं, यहां से जिस महान शासक की बात कर रहा हूं उसके राज्य में एक कैरेक्टर थे जिनका नाम तेनाली रामा, और तेनाली रामा का आपने सीरियल
टीवी पे जरूर देखा होगा। क्लियर? तो 2 प्रश्न है, हिंट मैंने आपको दे दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? आपकी ऑप्शन है 1970, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1985। क्लियर? दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, हमारा सेंटर उन्ना में है, उन्ना हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऑफलाइन क्लासेस जहां पे हम बाल की खाल उधेड़ते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों, ये है ऑप्शन बी 1973। ठीक, अब यहां पे 1973, 1 अप्रैल 1973, क्योंकि इंडिया में बाघों की जो कमी थी, यानी बाघ जो है वो विलुप्त होने की कगार पे थे, तो बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया जिसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट टाइगर। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई होप अभी तक हमने 4 प्रश्न किए हैं, चारों के चारों ठीक हुए होंगे। तो 5वां प्रश्न है, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा अक्षांश यानी लैटिट्यूड अलग करता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन डी डंकन पास। आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। लेट्स चेक इट आउट। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल। अब दोस्तों, 10 डिग्री चैनल जो है ये बे ऑफ बंगाल में है, यानी बंगाल की खाड़ी में है, और ये एक स्ट्रेट है, यानी जलडमरू मध्य। जो अंडमान द्वीप समूह को अगर एग्जामिनर बहुत डीप में चला जाए तो ये लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, अगर एग्जामिनर बहुत डिटेल में जाता है तो। लेकिन अगर जनरली ये प्रश्न पूछ लिया जाता है तो 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। क्लियर है? अंडमान, और जैसा मैंने आपको बताया कि अंडमान का ही एक भाग है लिटिल अंडमान, ठीक है, उसको कार निकोबार से अलग करता है। अगर एग्जामिनर डिटेल में जाता है तो दोनों ही चॉइसेस मैंने आपको दे दी हैं, एग्जामिनर किसी भी रूप में सवाल पूछ सकता है। वहीं अगर हम डंकन दर्रे की बात करें तो डंकन दर्रा जो है वो दक्षिण अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर? स्थापत्य कला यानी गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये आपकी ऑप्शन है। दोस्तों, बेहद आसान प्रश्न है, तो चेक कीजिए आपकी ऑप्शन कौन सी सही है। तो दोस्तों, ये है शाहजहां। शाहजहां जो है, शाहजहां के काल में आप देखेंगे बड़ी फेमस बिल्डिंग्स का निर्माण हुआ, जिनमें ताजमहल शामिल है, रेड फोर्ट यानी लाल किला शामिल है, और जामा मस्जिद। ठीक है, इसीलिए शाहजहां के शासनकाल को गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर कहा जाता है, मिडेवल इंडिया का। क्लियर? अब यहां पे एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं कि ये जो ताजमहल का निर्माण शाहजहां के काल में हुआ, तो ताजमहल को डिजाइन किसने किया था? क्लियर? ताजमहल को डिजाइन
किसने किया था? तो इसका आंसर आप मैसेज बॉक्स में जरूर डालिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, हेमू जिसे पानीपत के द्वितीय युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व किया था, दिल्ली पर कब्जा करने से पहले किस उपाधि को धारण किया था? ऑप्शन आपके सामने है, विक्रमादित्य, राजा हेमचंद्र, सुल्तान आजम, राय रायन। तो किस उपाधि को धारण किया था? यहां पे एक पॉइंट गड़बड़ है, दिल्ली पर कब्जा करने के बाद, ठीक है, जब उसने अपना राज्याभिषेक करवाया था तब इस उपाधि को धारण किया था। तो चलिए चेक करते हैं राइट आंसर। तो राइट आंसर इज विक्रमादित्य। हेमू, यहां से दोस्तों बड़े सारे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन निकलते हैं। पहला क्वेश्चन यह निकलता है, दिल्ली सल्तनत पर, मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत का आखिरी हिंदू राजा कौन था? तो वो हेमू यानी हेमचंद्र, इनका असली नाम जो था वो हेमचंद्र था। क्लियर? अब ये मूल रूप से अगर हम देखें तो आदिल शाह सूरी के प्रधानमंत्री और उनके मुख्य सेनापति थे। अब यहां पे इन्होंने, इनकी जो अचीवमेंट्स की बात करें तो इन्होंने अपने जीवन में हुमायूं और अकबर की मुगल सेनाओं के सहित लगातार 22 युद्ध जीते थे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन यहां से निकलता है कि ये जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है ये कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 6 अक्टूबर 1556। क्लियर? तो यहां पे हेमू ने दिल्ली की लड़ाई में मुगल सेना के जो गवर्नर थे तारदी बेग खान को पराजित किया था और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो अगला प्रश्न ये निकलता है कि दिल्ली पर कब्जा करने के लिए हेमू ने किसको हराया था? तो तारदी बेग खान को। क्लियर? इस विजय के बाद 7 अक्टूबर 1556 राज्याभिषेक के समय उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। क्लियर है? तो आई होप यहां पे आपका आंसर ठीक हुआ होगा। डन। अब यहां से एक प्रश्न मैं आपके लिए और छोड़े जा रहा हूं कि ये जो सेकंड बैटल हुई इसमें अकबर की ओर से युद्ध किसने लड़ा था? ठीक है, और दूसरा प्रश्न यह है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू कितनवें नंबर का राजा था? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू कितनवें नंबर का शासक था? क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों बेहद आसान है, चेक कीजिए। यह है ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जो है वो 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। ठीक है, गुजरात में खेड़ा है एक जगह, डिस्ट्रिक्ट खेड़ा, वहां पे हुआ था। तो इनकी जयंती के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, क्योंकि भारत के पहले जो गृह मंत्री थे
वो डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इंडिया को यूनिफाई करने में, इकट्ठा करने में इनकी बेहद एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसीलिए राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो इनके जन्म दिवस यानी राष्ट्र जो इनकी जयंती है तब मनाया जाता है। क्लियर? तो चलिए यहां से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9th क्वेश्चन है, इसरो द्वारा हाल ही में विकसित भारत के स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली यानी नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है? इसरो द्वारा हाल ही में विकसित भारत के स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, गगन, ऑप्शन बी चंद्रयान, ऑप्शन सी नाविक, ऑप्शन डी भास्कर। तो दोस्तों आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। लेट्स चेक इट आउट। तो ये है ऑप्शन सी नाविक। ठीक है, अब अगर हम बात करें नाविक की, हम बात करें तो दुनिया में वर्तमान में 4 जो हैं वो नेविगेशन सिस्टम हैं। आप कहीं पे भी ट्रेवल करेंगे तो आप अपना अपना जीपीएस इनिशिएट करते हैं जहां से आपको लोकेशन का पता चलता रहता है। ठीक है, तो जीपीएस जो है ये अमेरिका का है। सेकंड ग्लोनस, ग्लोनस जो है ये रशिया का है। क्लियर? तीसरा यूरोपियन यूनियन ने डेवलप किया गैलीलियो। और चौथा जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बेड्यू। बेड्यू जो है ये चाइना का है। क्लियर? तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि बेड्यू जो है चाइना के जो नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम क्या है? बेड्यू। क्लियर? तो इस तरह से भारत 5वां एक ऐसा देश बन जाएगा जिसने अपना एक नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया है। डन? अब यहां पे आपके लिए प्रश्न है कि नेविक की फुल फॉर्म क्या है? इसको आप जो मैसेज बॉक्स है उसमें मेंशन कीजिए। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, वर्ष 2025 का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए डेनियल मेदवेदेव, ऑप्शन बी जेनिक सिनर, ऑप्शन सी कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन डी नोवाक जोकोविच। तो आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। लेट्स चेक इट आउट। तो दोस्तों ये है जेनिक सिनर। ठीक है, इटली के प्लेयर जेनिक सिनर ने 2025 को ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल मैन सिंगल्स का खिताब जीता। ये इनका दूसरा ग्रैंड स्लैम था। क्लियर? अब दोस्तों वहीं अगर हम ग्रैंड स्लैम की बात करें तो यहां पे एक क्वेश्चन ये आता है कि ग्रैंड स्लैम का संबंध किसके साथ है? तो दोस्तों ये है टेनिस के साथ, लॉन टेनिस के साथ। अब अगर हम ग्रैंड स्लैम की बात करें तो यहां पे 4 मेजर टूर्नामेंट्स जो हैं टेनिस के वो ग्रैंड स्लैम में आते हैं। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा यूएस ओपन, आप इसको प्लीज नोट करते जाइए। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकंड यूएस ओपन, थर्ड इज फ्रेंच ओपन and fourth is Wimbledon. Fourth is Wimbledon. ठीक? दोस्तों मेरी आपको एक एडवाइस है, इन 4 टूर्नामेंट्स के मेल विनर और फीमेल विनर हमेशा हर साल आपको इसको याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है,
किस देश को हजारों झीलों की भूमि, लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी स्वीडन। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 1000 झीलों की भूमि, लैंड ऑफ 1000 लेक्स। आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। लेट्स चेक इट आउट, क्या वो ठीक है या गलत। तो दोस्तों ये है फिनलैंड, ऑप्शन बी। दोस्तों फिनलैंड को ऑफिशियली 1000 झील की भूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ लेक्स जो हैं सबसे ज्यादा है। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त यानी ओशियानिक ट्रेंच कौन सा है? प्यूर्टो रिको, सुंडा, मारियाना, एटाकामा। आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर दिया होगा। लेट्स चेक इट आउट। तो दोस्तों ये है मारियाना ट्रेंच। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब अगर हम मारियाना ट्रेंच की बात करें तो दुनिया की सबसे गहरी जो ट्रेंच है यानी खाई जो है वो मारियाना है। अगला सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये आता है कि ये कहां पर स्थित है? तो ये दोस्तों ये है प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन। क्लियर? अब इसकी गहराई की अगर हम बात करें तो इसकी गहराई जो है वो अप्रॉक्स 10,935 मीटर है, और वहीं अगर हम फीट में बात करें तो ये 35,876 फीट है। डन? वहीं अगर हम कंपैरिजन की बात करें कि इसकी गहराई एक आम इंसान कैसे इमेजिन कर सकता है, यदि आप माउंट एवरेस्ट को इसके सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट है उस पर रख दें तो उसकी जो चोटी जो है वो फिर भी 1.6 किलोमीटर अधिक पानी के नीचे रहेगी। क्लियर? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो 8848.84 मीटर है। यानी माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा जो एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, तो वो उसको अगर पानी कंपैरिजन किया जाए और वो पानी के अंडर आ जाए यानी यहां मारियाना ट्रेंच में, तो फिर भी वो 1.6 किलोमीटर से अधिक पानी के अंडर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निकलता है यहां से कि ये जो ट्रेंच है इसके सबसे नीचे बिंदु को, सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट है उसको क्या कहा जाता है? तो ये है चैलेंजर डीप। ठीक है, चैलेंजर डीप। अब ये जिन्होंने मारियाना ट्रेंच की खोज की थी एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे, तो उनका नाम चैलेंजर था, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है चैलेंजर डीप। क्लियर? चलिए यहां से बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में, ठीक है, ये पहला प्रश्न यहां से निकलता है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कि फ्रेंच रेवोल्यूशन किस वर्ष हुई थी? तो 1789। तो प्रश्न ये है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? बेहद इंपॉर्टेंट। लुइस 16, नेपोलियन बोनापार्ट, लुइस 14 या लुइस 15? दोस्तों क्योंकि ये एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा फ्रेंच रेवोल्यूशन पे। ठीक है, 3 रेवोल्यूशन बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली है फ्रेंच रेवोल्यूशन, सेकंड इज रशियन रेवोल्यूशन एंड थर्ड इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति।
तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। सो लेट्स चेक इट आउट। तो दोस्तों ये है लुई 16। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान लुई 16 जो थे ये फ्रांस के राजा थे और फ्रेंच रेवोल्यूशन में अंत में इनको पकड़ लिया गया और इनको मार दिया गया। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? ऑप्शन आपके सामने है। पहली ऑप्शन है 1942, दूसरी ऑप्शन है 1945, तीसरी ऑप्शन 1939 और फोर्थ ऑप्शन 1928। दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक एक पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है। तो आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। लेट्स चेक इट आउट। दोस्तों ये है 1939। अब यहां पे ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक इन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी अलग से बनाई, इसके पीछे एक कहानी है। दोस्तों 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो त्रिपुरी में एक सम्मेलन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो यहाँ पे 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो ऑलरेडी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हुए। अब गांधी जी यहां नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो इलेक्शन में खड़े हों। क्यों? क्योंकि यहां पे सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के विचारों में कुछ मतभेद था। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस ये चाहते थे कि एक एग्रेसिव आंदोलन जो है वो अंग्रेजों के अगेंस्ट होना चाहिए, लेकिन गांधी जी ये मानते थे कि देश अभी उसके लिए तैयार नहीं है। क्लियर? जबकि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो उस फेवर में थे। डन? तो गांधी जी ने यहां पे सुभाष चंद्र बोस को पहले बोला कि आप इलेक्शन में खड़े ना हो, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने मना कर दिया और गांधी जी के विरोध के बाद भी यहां पे सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हुए। क्लियर? तो गांधी जी ने अपना एक कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया, जो कि दक्षिण भारत के कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर थे, सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट इनको खड़ा कर दिया गया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो जीत गए। तो गांधी जी को ऐसा लगा कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये उनकी हार है। तो यहां पे मतभेद जो थे वो और गहरा गए, ठीक है, यानी और ज्यादा डेवलप हो गए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ये नहीं चाहते थे कि गांधी जी और उनके बीच में मतभेद जो हैं वो इतने गहरा जाएं कि वो एक दूसरे की ओर देखें भी नहीं। तो इसीलिए 6 महीने के बाद यहां पे सुभाष चंद्र बोस जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अलग से अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक। क्लियर? तो दोस्तों यहां पे एक प्रश्न तो यहां पे ये आता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? 1939 में। सेकंड क्वेश्चन आता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। क्लियर? और क्यों की थी उसके पीछे की कहानी मैंने आपको बता दी। क्लियर? सुभाष चंद्र बोस जो है अपने आप में एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में जितने भी क्रांतिकारी हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया उनके बारे में वीडियोस बनाऊं। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की ओर और हमारा आखिरी प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में किस प्रमुख व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका थी?
तो ऑप्शन ए ऑटो वॉन बिस्मार्क, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी कैवर और ऑप्शन सी ग्यूसप गैरिबाल्डी। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो चेक करते हैं कि आपने आंसर मार्क कर दिया होगा। तो चेक करते हैं कि क्या आपका आंसर सही है। तो दोस्तों ये है ऑटो वॉन बिस्मार्क। दोस्तों ऑटो वॉन बिस्मार्क जो है 1862 से लेकर 1890 तक प्रशिया, ठीक है, प्रशा जो वर्तमान में जर्मनी है, उसके मुख्यमंत्री थे, ठीक है, और विदेश मंत्री रहे। अब यहां पे बिस्मार्क ने जर्मनी, क्योंकि जर्मनी बहुत सारे राज्यों में बंटा हुआ था, तो उसको एकीकरण किया, उसने उसको इकट्ठा किया। क्लियर। इसके बाद जब 1871 से लेकर 1890 तक जो जर्मनी है, यूनिफाइड जर्मनी जो है, उसको इन्होंने बनाया, ठीक है। तो यहां के ये पहले चांसलर बने। जर्मनी में चांसलर जो होता है, जैसे वर्तमान में इंडिया में सबसे ज्यादा पावर जो है वो प्रधानमंत्री के पास होती है, इसी तरह से जर्मनी में सबसे ज्यादा पावर जो होती हैं वो चांसलर के पास होती हैं। तो जर्मनी के ये पहले चांसलर बने, ठीक है। जर्मनी को एकजुट करने में उन्होंने ब्लड एंड आयरन, यानी किसी से प्यार से बात की, वो शामिल हो गया जर्मनी में। लेकिन कई जगह उनको ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा, तो इसे आयरन कहा गया। डन। इसी तरह से यहां ऑटो वॉन बिस्मार्क को क्या कहा गया, यहां कहा गया आयरन मैन। डन। अब इंडिया में यहां पे मैं एक प्रश्न और आपके लिए छोड़ा जा रहा हूं कि इंडिया में भारत का बिस्मार्क, क्योंकि ऑटो वॉन बिस्मार्क जो है, इन्होंने जर्मनी के एकीकरण यानी यूनिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। तो इंडिया को इकट्ठा करने के लिए, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, उसके लिए किसने वो भूमिका निभाई, जिसके लिए उनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोला जाता है, भारत का बिस्मार्क। क्लियर। तो ये आखिरी प्रश्न है आपके लिए, इसको मैसेज बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो दोस्तों यहां खत्म होता है हमारा ये पार्ट 3। क्लियर। आई होप सभी प्रश्नों के आंसर आपके ठीक हो, मैं ये मान के चलता हूं, क्योंकि आप तैयारी कर रहे होंगे। बट आई विश कि आप सभी का टेस्ट क्लियर हो। क्लियर। जो मेहनत करेगा उसको उसका रिजल्ट मिलेगा, जो मेहनत नहीं करेगा उसका रिजल्ट उसको नहीं मिलेगा। सक्सेस और फेलियर में दोस्तों बहुत कम एक जो कहेंगे वेरी थिन लाइन, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। तो आप कितनी मेहनत करते हैं और कितनी चीजों को आप कैजुअल ले रहे हैं, वही डिसाइड करेगा कि आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी जब तक कि आपका दिल्ली पुलिस का टेस्ट नहीं हो जाता। दोस्तों आपके अगर कोई भी सुझाव हैं तो आप उसको मैसेज बॉक्स में ज़रूर डालें, और अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए तो आप उसको ज़रूर मेंशन कीजिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो मेरी उन सभी से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उससे हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम लोग, आप जितने भी यूट्यूबर्स हैं, टीचर्स हैं, वो आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, मेहनत करते हैं। तो यदि आपको लगता है कि हम कहीं ना कहीं आपकी जो सक्सेस है
उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी आप वीडियोस देखते हैं, जितने भी यूट्यूब चैनल्स को आप देखते हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे हमें क्या होता है, हमें एक मोटिवेशन मिलती है ताकि हम बेहतर से बेहतर वीडियो और रिसर्च करके क्वेश्चंस को लेके आए। क्लियर? तो रिक्वेस्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ आप इसको शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पे लाइक का एक बटन है, तो लाइक के बटन को दबाइए। और यदि आपको एडमिशन लेनी है उन्ना में और एग्जाम को क्रैक करना है तो इस नंबर पे आप संपर्क कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। देखने के लिए विशेष धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।